कौन सी औलाद बुढ़ापे में भी माँ बाप पर बोझ बनने के लिए आती है? दिल को छू लेने वाली कहानी। किस पाप के कारण कलयुग की औलाद माँ बाप की आज्ञाकारी नहीं होती है कहते हैं। दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूर्ण सृष्टि शामिल है। माँ का केवल एक रिश्ता नहीं है, बल्कि उसका आधार है जो हमें इस दुनिया में आने का मौका देता है। लेकिन आज के समय में जब लोग आधुनिकता से जुड़े हुए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो वे अपने फर्ज और कर्मों को भूलते जा रहे हैं। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने जीवन की हर परेशानी को सहते हुए अपने बेटे को बड़े सपने देखने के काबिल बना दिया। लेकिन वही बेटा जब अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसी माँ को अपने जीवन का बोझ समझकर उसे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। ये कहानी न केवल रिश्ते की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब आत्मसम्मान की बात आती है तो एक माँ के भी दिल में दर्द हो सकता है। एक खूबसूरत गांव में शारदा नाम की महिला रहती थी। उम्र के पड़ाव में उनका शरीर फाया हो चुका था। खांसी और थकावट ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। बेटे विनय और बहू के साथ शहर के एक बड़े मकान में रहते थे और उनकी बड़ी कंपनी थी, वह भी उसी में काम करता था। और उसकी पत्नी संगीता अपनी किटी पार्टी और बिजनेस में व्यस्त थी। यहाँ रहने वाली शारदा ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी और उन्होंने अपने बेटे को पाला पोसा था। उसकी शिक्षा के लिए कठिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वही बेटा और उसकी पत्नी उनकी प्रति संवेदनहीन हो चुकी थी। सुबह का समय था। विनय बिजनेस ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी माँ शारदा को आवाज देता है, माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त आज रात को खाना खाने के लिए आ रहे हैं। शारदा, जो पहले से ही थकी हुई थी, उसने अपने बेटे से पूछा कि कितने लोगों का खाना बनाना है। लेकिन विनय ने उनकी खांसी वाली बात पर चिल्लाते हुए अपना जवाब दिया, मैंने कहा था तो आप ये खांसी बंद करो, पूरे घर में घूमकर खांसती रहती हो। इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए। विनय की आवाज में गुस्सा था कि उनकी पत्नी संगीता, जो कि इसी ताक में थी, मौका देखकर झट से कहने लगी, यही तो बात मैं रोज रोज कहती हूँ, घर में बच्चा भी और मांझी को इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय मुंह पर हाथ रख लेना चाहिए। खुद तो दिन भर पलक पर लेटी रहती है। शारदा ने गुस्से से बेटे से कहा कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चल या मुझे कुछ पैसे दे इसलिए मैं दवा ले लूं। ये तकलीफ अब काफी बढ़ गई है। विनी ने झुंझलाए हुए ने कहा, ठीक है माँ, आज संगीता डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवा भी आपको दिलाएगी। लेकिन तभी संगीता विरोध में बोल पड़ी, अरे कुछ नहीं हुआ है माँ जी को, ये खांसी तो बस एक खाने की वजह से हो गई है, दिन भर कुछ खाने की बीमारी और फिर खांसती रहती है। अगर अपने खाने पर थोड़ा नियंत्रण करें तो सब ठीक हो जाएगा। विनय ने अपनी पत्नी की बात से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रही हो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रात का खाना तुम ही बना देना। मेरे 5 दोस्त आ रहे हैं, उन्हें बढ़िया सा खाना चाहिए। इस पर संगीता ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और शाम को मेरी किटी पार्टी भी है, मुझे तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। विनय गुस्से में बोला, एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो और रात का खाना बना लो। इतना कहकर विनय ऑफिस के लिए निकल गया। विनय के ऑफिस जाने के बाद संगीता का गुस्सा बढ़ जाता है। उसने शारदा पर, यानी कि अपनी सास पर भड़कते हुए कहा, आप तो जानबूझकर खांसी का बहाना बनाती है ताकि कोई काम ना करना पड़े। दिन भर तो बिस्तर पर पड़ी रहती है और अब रात के खाने का भार भी मुझ पर डाल दिया गया है। संगीता की इस अपमानजनक बातों ने शारदा को अंदर तक तोड़ दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यहाँ हमें समझना चाहिए कि माता पिता ने अपना पूरा जीवन हमें बनाने में लगा दिया। उनके प्रति संवेदनशील होना और उनका सम्मान करना उस औलाद का कर्तव्य है। जैसे एक पेड़ अपने फलों से दूसरों को भला करता है, वैसे ही माता पिता भी हमारे लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। उनकी सेवा और सम्मान करना सच्ची शिक्षा का प्रमाण है। दर्शक बंधुओं, शाम का समय था। विनय के ऑफिस के दोस्त घर पर आए हुए थे। संगीता ने बेमन से जैसे तैसे खाना बनाया। खाना अच्छा बनाया नहीं, ये बात उसे ज्यादा मायने नहीं रखती थी। उसे केवल अपना गुस्सा अपनी मां पर निकालना था। जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो रसोई में झूठे बर्तनों का बड़ा ढेर पड़ा
हुआ था ये दृश्य शारदा के लिए कोई नया नहीं था, वो रोज ऐसा ही कुछ देखती थी। अगली सुबह शारदा हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करके घर लौटी। उन्होंने देखा कि विनय और संगीता तैयार होकर के कहीं जाने की तैयारी में थे। संगीता ने शारदा को देखते ही आदेश भरे स्वर में कहा, माँ, ये थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, इन्हें साफ कर देना, और हाँ, रात का खाना भी बना लेना, हम लोग देरी से आएंगे। विनय ने भी संगीता की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ माँ, जो ये कह रही है वो कर देना, आज रविवार है, हमें बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना है। शारदा ने सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। शारदा ने देखा कि रसोई में झूठे बर्तनों का ढेर ऐसे पड़ा था जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो बिना किसी शिकायत के। उन्होंने धीरे धीरे बर्तन साफ किए। उनकी खांसी अब और बढ़ गई थी, सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन विनय और संगीता को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कुछ दिन बाद उनकी हालत और बिगड़ने लगी। लगातार खांसी और कमजोरी ने उन्हें जकड़ लिया था। आखिरकार एक दिन विनय उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि शारदा को टीबी की बीमारी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। ये सुनकर शारदा के दिल में और दर्द हुआ। वह जानती थी कि इस लंबी बीमारी का खर्च उनके बेटे और बहू के लिए एक नया बहाना मिल जाएगा। शुरू में विनय ने उनकी दवाइयों का ध्यान रखा, लेकिन जैसे ही दवाइयों का खर्च बढ़ने लगा, वो धीरे धीरे से जिम्मेदारी से पीछे हटने लगा। दवाइयों की कमी के कारण शारदा की हालत और खराब हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वह अपने ही घर में बोझ बन गई है। 5 साल पहले जब विनय ने संगीता से शादी की थी तो शारदा कितनी खुश थी। उन्हें लगा था कि बहू के आने से घर में खुशहाली आएगी, लेकिन संगीता ने आते ही घर का पूरा माहौल बदल कर रख दिया। उसने विनय को अपने बस में कर लिया और धीरे धीरे शारदा की अहमियत को खत्म कर दिया। संगीता ने घर के खर्च और फैसले अपने हाथ में ले लिए, कामवाली बाई को भी हटा दिया, ये कहते हुए कि जब घर में फालतू शारदा बैठी है तो किसी बाई को पैसे क्यों देना। शारदा जो पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर लेती थी, अब केवल एक बोझ बनकर रह गई थी। विनय अपनी मां की कदर कभी नहीं करता था और संगीता ने उसे अपनी चालाकी से और भी कठोर बना दिया था। रात को जब विनय और संगीता बाहर से लौटे तो उन्होंने खाना खाया। सब्जी का स्वाद थोड़ा फीका था और विनय गुस्से से चिल्ला उठा, ये क्या बना दिया है माँ, सब्जी में मसाला भी ठीक से नहीं डाला, आपको खाना बनाना भी नहीं आता, इससे अच्छा तो बाहर का खाना खा लेते, इतना काम मैं क्यों करता हूँ। मित्रों, शारदा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। अपने ही बेटे के ऐसे शब्द सुनकर उनका दिल टूट गया। अपने कमरे में बैठकर शारदा अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। एक समय था जब उन्होंने विनय को इस दुनिया में लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वह रात दिन मेहनत करके उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। अपने सारे सपनों और इच्छाओं को उन्होंने बेटे के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया था। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा था। वो सोचने लगी, क्या मेरी जिंदगी की यही सच्चाई है? क्या मैं सिर्फ इस दिन के लिए ही जी रही हूं? पर क्या कर सकते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा है। शारदा अपने माता पिता की 5 बेटियों में सबसे बड़ी थी। उनके दादा दादी हमेशा बेटे की चाह रखते थे, क्योंकि उनके लिए वंश केवल बेटों से ही चलता था। जब भी शारदा या उनकी बहनों का जन्म हुआ, घर में मातम जैसा माहौल हो जाता था। उनकी दादी तो यहाँ तक कहती थी कि यह लड़कियां तो केवल इस घर के लिए बोझ है, जल्दी से जल्दी इनका ब्याह कर दो ताकि घर का बोझ हल्का हो। शारदा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उनकी माँ और पिता ने उनके लिए एक रिश्ता खोजा और जल्दी जल्दी उनकी शादी कर दी। शारदा की शादी विनोद नाम के युवक से हुई थी। शादी के बाद जब वो पहली बार अपनी ससुराल आई तो उन्होंने देखा कि घर और दुकान पर पूरी तरह उनके जेठ और जेठानी का राज चलता था। उनका पति विनोद तो सीधे साधे इंसान थे जो किसी भी मामले में ज्यादा दखल नहीं देते थे। सारा दिन शारदा घर के कामों में जुटी रहती थी। सुबह उठकर झाड़ू पोछा करना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना और फिर बर्तन साफ करना, उनका पूरा दिन इन्हीं कामों में बीत जाता था। लेकिन घर के जेठ जेठानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो भी दुकान से कमाई होती थी वे उसे अपने शौक पूरे करने में उड़ा देते हैं।
शारदा के लिए उनके ससुर ही एकमात्र सहारा थे। वे हमेशा उनकी मेहनत और संघर्ष की सराहना करते थे और उनका हौसला बढ़ाते थे। कुछ समय बाद शारदा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम विनय रखा। बेटे के जन्म ने उनके जीवन में थोड़ी खुशियां जरूर भर दी थी, लेकिन उनकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। शारदा के ससुर को शराब पीने की आदत थी। डॉक्टर ने उन्हें बार बार छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने से नजरदाज किया। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। ससुर के निधन के बाद शारदा की जिंदगी और भी कठिन हो गई थी। उनके पति विनोद भी अचानक बीमार पड़ गए और कुछ ही महीनों में उनका भी देहांत हो गया। अब शारदा अकेली रह गई थी और विनय को पालने की पूरी जिम्मेदारी उसके ही कंधे पर आ गई थी। आर्थिक तंगी ने शारदा को घेर लिया था। उन्होंने सोचा कि दुकान से जो भी कमाई होती है उसमें से उन्हें भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वह अपने बेटे की परवरिश कर सके। लेकिन जब उन्होंने अपने जेठ जिठानी से यह बात कही तो उन्होंने गुस्से में आकर शारदा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। शारदा के पास ना तो रहने की जगह थी और ना ही कमाई का कोई जरिया। पढ़ाई अधूरी होने के कारण उन्हें कोई नौकरी भी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने बेटे के भविष्य के लिए उन्होंने घरों में बर्तन मांजने और सफाई का काम शुरू कर दिया। शारदा की मेहनत और लगन को देखते हुए एक स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें चपरासी की नौकरी दे दी। यह नौकरी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। नौकरी के साथ उन्हें स्कूल में ही एक छोटा सा कमरा रहने के लिए मिल गया। यही नहीं, प्रिंसिपल ने उनके बेटे विनय को स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ करवा दी। अब शारदा के जीवन में थोड़ी स्थिरता आई थी। दिन भर स्कूल में मेहनत करने के बाद वह अपने बेटे की पढ़ाई में मदद करती थी। उसका सपना था कि विनय पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बने और उनके संघर्षों का सम्मान करे। शारदा ने अपने बेटे की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। कभी कभी उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई। विनय ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में भी शारदा ने उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। दोस्तों कहते हैं, एक माँ का प्रेम और उसका त्याग दुनिया में सबसे महान होता है। शारदा ने अपने बेटे विनय को अपने संघर्षों और त्याग से बड़ा किया था, लेकिन विनय पर अपने पिता की छवि हावी थी। वह अक्सर गुस्से में रहता था और बात बात पर गाली गलौज करता था। शारदा जानती थी कि यह उसका स्वभाव है, लेकिन उन्हें दुख होता था कि वह उनकी बातों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। वक्त बीता और विनय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कुछ समय में उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वो अच्छी तनख्वाह कमाने लगा था। इसी दौरान उसने अपनी पसंद की लड़की संगीता से शादी कर ली। शादी के बाद विनय ने एक बड़ा घर खरीदा और अपनी मां को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। शारदा अब उसी घर में रहने लगी थी, लेकिन बेटा विनय कभी उनके हालचाल नहीं पूछता था। वो उससे ढंग से बात भी नहीं करता था। हाँ, 2 वक्त का खाना जरूर मिल जाता था, लेकिन प्यार और सम्मान की कहीं आसपास भी भावना नहीं थी। जब संगीता इस घर में आई तो शारदा की स्थिति और भी खराब हो गई। वह बहू के कहने पर हर काम करती थी, लेकिन संगीता का व्यवहार हमेशा कठोर और अपमानजनक रहता था। शारदा सोचती थी कि मैं और कहाँ जा सकती हूँ। मेरे मायके में अब कोई नहीं है। मेरी बहनें अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त है और मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे इसी घर में अपना समय काटना है। शारदा की तबीयत अब पहले से ज्यादा खराब होने लगी थी। जितना हो सकता था वह घर का कामकाज करती थी, लेकिन जब कमजोरी ज्यादा बढ़ जाती तो वह बिस्तर पर लेट जाती थी। यह बात संगीता को बहुत अखती थी। वह हमेशा कहती कि माँ जी, सिर्फ खर्चा बढ़ा रही है। जितने में उनकी दवाइयों का खर्च होता है उतने में तो मैं एक काम वाली बाई भी रख सकती हूँ। मित्रों, एक रात खाना खाने के बाद जब विनय और संगीता अपने कमरे में गए तो संगीता ने अपनी असली मनसा जाहिर कर दी। उसने विनय से कहा, सुनो, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर के कॉलेज में हुआ है। अब वो हमारे साथ रहेगी, लेकिन इस घर में इतने लोग तो नहीं रह सकते। तुम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेज दो। वह बस सारा दिन खांसती रहती है और बीमारी फैलने का भी खतरा है। विनय ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, संगीता माँ को वृद्धा आश्रम कैसे भेज सकते हैं? आखिर उनकी देखभाल करना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। लेकिन संगीता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, विनय, अब इमोशनल होने का
समय नहीं है प्रैक्टिकल सोचो, मांझी आए दिन बीमार रहती है, उनकी दवाइयों का खर्चा बहुत है और फिर घर का काम भी नहीं करती है। जितनी जिम्मेदारियां थी वह हमने निभा दी। अब हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है। संगीता ने विनय को ये भी कह दिया, अगर मैंने अपनी बहन को यहाँ नहीं रखा तो मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे। तुम्हारी माँ तो वैसे भी बिना मतलब एक कमरा घेरे बैठी रहती है। तुम कल ही उनसे बात करो और उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने की तैयारी करो। विनय को संगीता की बातों ने सोच में डाल दिया था। वह जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितने संघर्ष किए, लेकिन अब वह संगीता के दबाव के आगे बेबस था। शारदा ने रात में अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन ली। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनका दिल धड़कने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, क्या मैं इतनी बड़ी बोझ बन गई हूं कि अब मुझे अपने ही घर से बेघर होना पड़ेगा। ये घर तो मैंने अपनी मेहनत और त्याग से बनाया है, यह मेरा घर है। बहू कैसे कह सकती है कि मैं इसे खाली कर दूं। वो कुर्सी पर बैठी रोती रही और खुद से बातें करने लगी। मैंने कितनी तकलीफें सहन की है अपने बेटे को पालने के लिए, उसे इस लायक बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अपने सपनों और इच्छाओं की बलि देकर मैंने सिर्फ उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और आज वही बेटा मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की बात कर रहा है। क्या यही मेरी तपस्या और त्याग का फल है? मित्रों, रात के सन्नाटे में शारदा की आंखों से नींद गायब थी। वह कुर्सी पर बैठी सोचती रही। बार बार उनके मन में ख्याल आया, अगर उन्हें घर से निकालना ही था तो क्या ये काम सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता था? मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की जरूरत थी। फिर उन्होंने ठान लिया कि मैं किसी के रहम कम पर नहीं जीऊंगी। अब मुझे अपने आत्मा सम्मान के लिए खुद खड़ा होना होगा। अगर मेरे बेटे और बहू को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। मित्रों, अगले दिन जब विनय और संगीता उठे तो देखा कि शारदा अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। विनय ने सोचा कि शायद मां सो रही होगी, लेकिन जब 1 घंटा बीत गया और वो फिर भी बाहर नहीं आई तो दोनों ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि शारदा वहां नहीं थी, उनकी अलमारी भी खाली थी। संगीता ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी माँ कहीं चली गई होगी। चलो, अच्छा ही हुआ, अब घर में शांति रहेगी। वैसे भी हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने ही वाले थे, उन्होंने खुद ही घर खाली कर दिया, ये तो और भी अच्छा हुआ। विनय ने भी सहमति जताई। हाँ, माँ ने खुद हमारी मुश्किल आसान कर अब हमारे पास किसी बात की टेंशन नहीं। शारदा के जाने के बाद संगीता ने अपनी बहन को घर बुला लिया। अब घर में उनकी बहन का रोब चलने लगा। विनय और संगीता अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने शारदा को पूरी तरह भुला दिया। रात को दोनों ने बाहर से खाना मंगवाया और हंसते हुए अपने भविष्य की बातें करने लगे। शारदा जो कभी इस घर की धुरी थी, अब उनकी जिंदगी से जैसे गायब हो चुकी थी। उन्होंने अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान लेकर घर छोड़ दिया था। वो सीधा अपने मायके के गांव चली गई। वहां उनका पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपने घर की चाबी पड़ोस से ले ली और घर का दरवाजा खोला। उनके मायके के घर की हालत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उस घर को देखकर उनके अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उन्होंने सोचा, यह मेरा घर है, यहीं से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। जब शारदा ने अपना घर छोड़ा और मायके के गांव पहुंची तो उनकी बहनों को ये खबर मिली। सभी एक एक करके वहां आ गई। चारों बहनों ने शारदा का दर्द और उनकी परेशानियां सुनी। बड़ी बहन होने के नाते शारदा ने हमेशा अपने परिवार को संभाला था। अब जब शारदा खुद संघर्ष कर रही थी तो उनकी बहनों ने उन्हें सहारा देने का फैसला किया। उनकी बहनों ने सलाह मशवरा किया और पिताजी का वो खेत जो अब तक बंजर पड़ा था शारदा को उपहार में दे दिया। साथ ही उन्होंने थोड़ी थोड़ी नकद राशि इकट्ठा करके अपनी बहन शारदा को दी ताकि वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। शारदा ने अपनी बहनों का आभार व्यक्त किया और वादा किया कि वह उनकी दी हुई राशि जरूर लौटा आएगी। उनकी बहनों को इस बात की खुशी थी कि उनका मायका अब जीवंत हो गया है और वे जब चाहे वहां आ सकती है। शारदा ने अपने पिता से खेती की जो शिक्षा बचपन में सीखी थी उसे अब अमल में लाने का निश्चय किया था। उन्होंने खेत की साफ सफाई करवाई और वहां काम करने के लिए मजदूर लगाए गए। शारदा ने अपने अनुभव और मेहनत से खेती को उन्नत बनाया। उन्होंने
फसलें लगवाए और बाजार में बेचकर अच्छी कमाई शुरू कर दी। उनकी ईमानदारी और मेहनत देखकर गांव के लोग भी उनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। कुछ ही समय में शारदा ने अपनी बहनों द्वारा दी गई नकद राशि वापस लौटा दी। उनकी बहनों ने बड़ी बहन के प्रति आदर और स्नेह दिखाते हुए त्योहारों पर उन्हें उपहार देना शुरू कर दिया। शारदा का दिल अब केवल अपनी खुशियों तक सीमित नहीं था। वह जानती थी कि एक विधवा का जीवन कितना कठिन होता है, इसलिए उन्होंने अपने जैसे अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने का फैसला किया। शारदा ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के जरूरतमंदों की मदद की। धीरे धीरे उनकी समाज सेवा की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे बढ़कर उनका साथ देने लगी। शारदा ने महसूस किया कि गांव की लड़कियों को शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता है। उन्होंने अपने ही घर में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। शारदा का उद्देश्य था कि कोई भी लड़की अपने जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। वह चाहती थी कि हर लड़की आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ी हो। उनके इस प्रयास ने गांव की कई लड़कियों का जीवन बदल दिया। 2 वर्षों के भीतर शारदा का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो शारदा कभी अपने बेटे बहू के तानों और अपमान के बीच जी रही थी, वह अब एक सुपर एक्टिव समाज सेविका बन चुकी थी। उनकी मेहनत और सेवा भावना के कारण उन्हें कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। उनका नाम अब गांव से लेकर शहरों तक गूंजने लगा था। एक दिन विनय ने सुबह का अखबार खोला। उसकी नजरें उस अखबार पर टिक गई जिसमें उसकी मां शारदा की तस्वीर और उनकी उपलब्धियों का वर्णन था। खबर में बताया शारदा को एक समारोह में बड़े सम्मान और नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। विनय ने तुरंत अखबार संगीता को दिखाया और कहा, देखो मां को कितना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। वह हमारी मां है, आखिरकार उनकी जायदाद पर हमारा ही हक है। संगीता ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कह रहे हो, चलो गांव चलते हैं। हमें तो बस ये देखना है कि मां की संपत्ति हमारे नाम कैसे होगी। विनय और उसकी पत्नी उसी दिन गांव पहुंच गए। उन्होंने शारदा के घर के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वह किसी समारोह में गई है और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। इसी बीच दोनों ने शारदा के खेत देखे। खेतों में लहला हरी भरी फसलें देखकर दोनों हैरान रह गए। संगीता ने कहा, इतने कम समय में मां ने ये सब कैसे कर लिया। विनय चुपचाप खड़ा सोचने लगा कि उसने अपनी मां को कितनी गलत नजरों से देखा था। विनय और संगीता खेतों में हरी भरी फसलें देखकर सोच में डूब जाते हैं। तभी उनके कानों में तेज हारन की आवाज गूंजी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि उनकी मां शारदा स्कूटी चलाकर घर लौट रही थी। आत्मविश्वास और गरिमा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विनय और संगीता के लिए ये दृश्य किसी झटके से कम नहीं था। वही मां जो कभी अपनी दवाइयों के लिए गिड़गिड़ा थी, आज एक सम्मानित और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। शारदा ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उनके दिल में ममता की एक लहर उठी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने मन को संभाल लिया। वह जानती थी कि अब यह ममता उन्हें कमजोर बना सकती है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग। विनय ने झकते हुए कहा, मां हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। आप इन अनजान लोगों के साथ क्यों रह रही है। ये घर आपका है, लेकिन आपकी जगह हमारे साथ है। संगीता ने भी अपनी आवाज में मिठास लाते हुए कहा, हाँ माँ जी, अब आपकी बहू और बेटा यहाँ है, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। शारदा अपने बेटे और बहू को अच्छी तरह जानती थी। वह उनकी बातों में छिपे लालच को भाप गई। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? जो अपनी सगी मां को घर से निकाल सकते हैं, वे दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे। मैंने इस जीवन की सच्चाई तुमसे ही सीखी। दुनिया में अपनों का मुखौटा पहनने वाले लोग ही सबसे ज्यादा पराये होते देखा है। उन्होंने आगे कहा, जिन लोगों को तुमने पराया कह दिया, वही लोग अब मेरे अपने हैं। उन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरे दर्द को समझा। अब तो मुझे सम्मान भरी जिंदगी मिल रही है। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लौटूं। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी संपत्ति में तुम्हें 1 रुपए का भी अधिकार नहीं मिलेगा। शारदा की बात सुनकर विनय और संगीता की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। उन्हें
एहसास हो गया कि उनकी मां पहले जैसी नहीं है, वह अब आत्मनिर्भर और मजबूत बन चुकी थी। शारदा ने अपने नौकर राजू को बुलाते हुए कहा, राजू, मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। फिर विनय और संगीता की ओर मुड़कर बोली, मुझे ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है, मैं 2 घंटे में लौटूंगी, मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से कर देना। इतना कहकर वह अपनी स्कूटी लेकर घर से निकल गई। विनय और संगीता वही खड़े अपनी मां को जाते हुए देखते रह गए। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। माता पिता के त्याग और संघर्ष को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। शारदा की तरह हमें हर हाल में खुद को मजबूत बनाना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों को सामना करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि उनका आशीर्वाद ही हमारी असली संपत्ति है। शारदा की कहानी उस मां के लिए प्रेरणा है जो अपने बच्चों के लिए त्याग करती है। ये हर बेटे और बहू के लिए एक सबक है कि माता पिता की अहमियत को समय रहते पहचान ले। अब बात करते हैं कि किस पाप के कारण कलयुग की औलाद माँ बाप की आज्ञाकारी नहीं बनती है। मित्रों, तो इसके में कुछ कारण आपको बताता हूं। नंबर 1, कलयुग में भौतिक सुख सुविधाओं का आकर्षण इतना बढ़ गया है कि लोग रिश्तों और संस्कारों की तुलना में धन और साधनों को अधिक महत्व देने लगे। बच्चे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं और माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। गीता में कहा गया है, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार है। लोभ और भौतिक सुखों की चाह बच्चों को माता पिता से दूर कर देती है। नंबर 2, आजकल परिवारों में संस्कार देने पर कम ध्यान दिया जाता है। माता पिता भी आधुनिक जीवन की भागदौड़ में बच्चों को नैतिक शिक्षा देने से चूक जाते हैं। बच्चों में अपने बड़ों का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करने की भावना कमजोर हो जाती है। न काल में गुरु और माता पिता के मार्गदर्शन में बच्चे नैतिक शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन आज ये परंपरा कमजोर पड़ गई है। नंबर 3, कलयुग में लोगों का स्वभाव स्वार्थी और अहंकारी होता जा रहा है। बच्चे सोचते हैं कि वे माता पिता से अधिक जानते हैं और उनके निर्देशों का पालन करने की जरूरत नहीं समझते। माता पिता के प्रति उनका व्यवहार अनुशासनहीन और अनादरपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता और गुरु का सम्मान करना ही धर्म है, लेकिन स्वार्थ और अहंकार इस धर्म का पालन करने से रोकते हैं। कलयुग में हिंदू धर्म के अनुसार क्रमांक 4 धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दया और आयुर्वेद से 3 स्तंभ खराब हो जाते हैं। इसका कारण रिश्तों में सम्मान और कर्तव्य भावना में कमी है। कलयुग के प्रभाव से लोग स्वयं के हितों को प्राथमिकता देते हैं और शेयरधारिता करते हैं। माता पिता की आज्ञा की अनदेखी। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं जुड़ेंगे और अपने सुखों को प्राथमिकता देंगे। नंबर 5, आधुनिक शिक्षा और जीवन शैली। बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन ये स्वतंत्रता माता पिता के सम्मान को दी जाती है। माता पिता की बातें उनकी स्वतंत्रता में बाधा बनती हैं, ऐसा माना जाता है। पश्चिमी संस्कृति को देखने के लिए भारतीय परिवार में भी माता पिता को अपनाना सिखाएं। बच्चों के बीच की दूरी। हर व्यक्ति के अनुसार हिंदू धर्म की संख्या बढ़ रही है। कर्मों का फल। जन्म से माता पिता का बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, उनके अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप का सामना करते हुए गीता में कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। यदि माता पिता ने अपने पुत्र के साथ गलत व्यवहार किया है तो उन्हें एक ही फल का 4 दीवारी दिखाया गया है। नंबर 7, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बच्चों पर बुरा प्रभाव डाला जाता है और वे अपने आदर्शों को माता पिता के रूप में ठीक कर देते हैं। बाहरी दुनिया के प्रभाव को नकारा गया। कलयुग में माता पिता के प्रति बच्चों का अनादर संभव है, लेकिन इसका समाधान है सही शिक्षा और संस्कारों में संवाद के माध्यम से संभव है। हमें अपने बच्चों को सही दिशा देने के लिए समय देना चाहिए और उनके साथ मूल बातें साझा करनी चाहिए। जैसा कि किक ने कहा है, बच्चे को 5 साल तक प्यार, 10 साल तक निर्देश और उसके बाद दोस्त जैसा व्यवहार। माता पिता और बच्चों के रिश्ते को मजबूत बनाएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगेगी? इसे जरूर शेयर करें और शेयर करें ताकि अगले वीडियो में शेयर हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।